हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 34 पार्ट है। इससे पहले हमने 33 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा पहाड़ी शैली से संबंधित है। पहाड़ी शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पर्पज़ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है पहाड़ी शैली के समय के बारे में, यानी कि इसका जो समय काल रहा था वो कब कितना रहा था, तो इसका समय जो काल रहा था वो 1700 से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पहाड़ी शैली है इसका जो समय माना जाता है कब से कब तक का माना जाता है, तो 1700 से 1900 माना जाता है। लेकिन अगर उत्कर्ष काल पूछा जाता है कि जो पहाड़ी शैली का जो चरम उत्कर्ष काल रहा था वह कौन सा रहा था, तो वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को रहा था वो पहाड़ी शैली का चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर हम पहाड़ी शैली के जन्म की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था, इस शैली ने जो जन्म लिया था दो शैलियों के सम्मिश्रण से लिया था, यानी कि मुगल शैली थी और राजस्थानी जो शैली है, इन दोनों शैलियों के सहमिश्रण से, इन दोनों के सम्मिलन से इस शैली का जन्म हुआ था। ये जो शैली थी पहाड़ी शैली, इस शैली का पनपी थी। तो ये जो शैली थी यह पंजाब, गढ़वाल, जम्मू, हिमालय की तलहटी में पनपी थी, लेकिन मुख्य रूप से जो माना जाता है ये पंजाब की पहाड़ियों में इसने जन्म लिया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पहाड़ी शैली है वहाँ वह कहाँ की मुख्य शैली है, तो ये पंजाब की पहाड़ियों की मुख्य शैली है। यहीं पर इन्होंने जन्म लिया था पहाड़ी शैली ने। इसकी जो खोज, अगर इसकी खोज के बारे में पूछा जाता है कि जो पहाड़ी शैली है इसकी जो खोज की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज जो की गई थी वह मैटकॉफ के द्वारा की गई थी। लेकिन इसे दुनिया के सामने प्रकाशित करने का, दुनिया के सामने उजागर करने का जो श्रेय जो जाता है वो आनंद कुमार स्वामी को जाता है। तो चीज़ याद रखना कि इसकी जो खोज की थी वह मैटकॉफ के द्वारा की गई थी, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जो जाता है वो आनंद कुमार स्वामी को जाना जाता है, जो कि एक इतिहासकार थे, सौंदर्य शास्त्री थे, कला शिक्षक थे और एक क्यूरेटर थे। इनके द्वारा, यानी कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा ही पहाड़ी शैली की जो कांगड़ा शैली रही थी उसके बारे में कुछ चित्र जो प्रकाशित किए गए थे सन 1910 में प्रकाशित किए गए थे, जो कि इलाहाबाद में प्रकाशित किए गए थे। जो इनकी जो चित्र थे उसके बारे में बताते हैं कि जो पहाड़ी शैली है वह कितनी सुंदर है और कितनी प्यारी है। तो इसी चीज़ को लेकर इन्होंने सन 1910 में एक लेख प्रकाशित किया था इलाहाबाद में, और सन 1916 में इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ था जो राजपूत पेंटिंग में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि किस विद्वान ने पहाड़ी शैली को दुनिया के सामने रखा था और किसने इनकी खोज की थी। तो पहाड़ी शैली की जो खोज की थी वो मैटकॉफ के द्वारा की गई थी, लेकिन उजागर जो किया था वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। पहाड़ी शैली के पनपने के उपलक्ष्य में एक कथन है कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, वह किन स्थितियों में हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, तो उसके बारे में जानते हैं कि जो आप सभी को पता है कि 1558 से लेकर जो 1707 तक का जो समय था वो औरंगजेब का समय था, जो कि मुगल काल के प्रमुख शासक रहे थे। उनको, यानी कि औरंगजेब को चित्रकला से बहुत ज़्यादा नफरत थी। वह चित्रकला को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदासीन थे। वह धर्म कट्टरता के कारण कला आश्रय की खोज में जितने भी जो दिल्ली में दरबारी चित्रकार रहे थे उन सभी को निकाल दिया था। यानी कि जो इनकी पूर्वज के समय में, यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां काल इस समय में जितने भी कलाकार रहे थे या उनके द्वारा जितने भी चित्र कराए गए थे, जितनी भी पोथियाँ बनाई गई थी, वो औरंगजेब के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और उनके समय के जितने भी कलाकार थे उन सभी को दिल्ली से भगा दिया गया था, जो कि अपनी आश्रय, यानी कि रहने की अपनी रक्षा के लिए वह अलग अलग भागने लगे थे। जैसे कि कुछ कलाकार जो थे वो पहाड़ियों में आ गए थे, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, गढ़वाल की पहाड़ियों में, कुछ बंगाल चले गए थे। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग विद्वान
कलाकारों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर एक नई शैली का विकास हुआ था। तो वो इसी प्रकार से जो दरबारी कलाकार थे वो निकल गए थे और उन्होंने ही इस शैली का यानी कि पहाड़ी शैली का विकास किया था। वो कैसे किया था कि जो वहाँ से यानी कि मुगल काल से जो कलाकार आए थे वो कश्मीर में आकर रहे थे और जो कश्मीर के जो स्थानीय लोग थे उनकी जो कला थी, उन लोगों की कला और मुगल कला की कला जो थी, उन दोनों से मिलकर इस शैली का विकास हुआ था, पहाड़ी शैली का। तो चीज़ भी याद रखना कि इसको शुरू होने का जो एक मकसद रहा था वो कुछ इस प्रकार रहा था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो आनंद कुमार स्वामी थे उन्हीं के द्वारा पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाया गया था और उन्हीं के समय यानी कि उन्हीं के द्वारा सन 1910 में इलाहाबाद में पहाड़ी शैली के बारे में एक जानकारी दी गई थी। उन्होंने कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को प्रदर्शित किया था और सन 1916 में उनका एक बृहद ग्रंथ यानी कि आनंद कुमार स्वामी का एक बृहद ग्रंथ था जो कि राजपूत पेंटिंग्स में प्रकाशित हुआ था। इन्हीं के द्वारा यानी कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो पहाड़ी शैली थी उसे दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक जो थी वह जम्मू कश्मीर की थी और जो दूसरी थी वो डोगरा यानी कि जम्मू कश्मीर की थी। पहली जो थी वह कांगड़ा की एक सुकुमार शैली को बांटा था। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा विद्वान था जिसके द्वारा पहाड़ी शैली को दो भागों में बांटा गया था। तो वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे, जिसमें से एक जो शैली थी वो कांगड़ा शैली थी और जो दूसरी शैली रही थी वो जम्मू कश्मीर की शैली रही थी। कुछ और भी विद्वान रहे थे जिन्होंने पहाड़ी शैली को अनेक भागों में बांटा था। उनमें से एक थे R.K. अग्रवाल। इनके द्वारा पहाड़ी शैली को 4 भागों में बांटा गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने पहाड़ी शैली के बारे में अपना अलग अलग तथ्य दिया था, अलग अलग लेख लिखे थे, अलग अलग पुस्तकें लिखी थी अलग अलग समय पे। तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। पहाड़ी शैली के विद्वानों के उपलक्ष्य में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पहाड़ी शैली है उसमें अनेक उपशैलियाँ रही थी, जिसमें से बसौली जो शैली रही थी उसे कृपाल सिंह के द्वारा संरक्षण दिया गया था, यानी कि उनके द्वारा इसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया गया था। गुलेर शैली को गोवर्धन के द्वारा और चंबा शैली को उम्मीद सिंह के द्वारा और कुल्लू जो शैली थी उसे प्रतिम सिंह के द्वारा और कांगड़ा शैली को संसार चंद के द्वारा एक अलग ही चरम उत्कर्ष पर पहुँचाया गया था। यानी कि इन शासकों के द्वारा इन सभी शैलियों को संरक्षण दिया गया था, जिससे एक अलग पहचान बनी थी पहाड़ी शैली की। तो इनके बारे में मैं एक अलग अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसमें एक शैली को यानी कि जो पूरी एक बसौली शैली है, गुलेर शैली है, चंबा शैली है, उसके ऊपर एक आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं एक वीडियो में अपलोड करूँगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम नेक्स्ट देख लेते हैं पहाड़ी शैली से संबंधित। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहाड़ी शैली है इसका जो सर्वांगीण विकास जो हुआ था वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की मानी जाती है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक अपने नए आयाम उच्च शिखर तक पहुँच चुकी थी जो पहाड़ी शैली थी। 7वीं शताब्दी में सम्राट जो औरंगजेब थे उन्होंने धार्मिक कट्टरता एवं ललित कला के प्रति उदासीन होने के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य ने इस शैली को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट ताकि यहाँ के जो कलाकार थे वह मुगल शैली से आए थे, जो कि औरंगजेब ने कला को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो कलाकार आए थे वो औरंगजेब से छुप कर यानी कि औरंगजेब ने भगा दिया था दिल्ली से, तो वो यहाँ पर आके बस गए थे अपने संरक्षण के लिए, अपनी आश्रय के लिए। तो जो यहाँ के जो शासक हुए थे उन्होंने यहाँ के जो दिल्ली से भगाए हुए कलाकार थे उनको संरक्षण दिया था, जिन्होंने यहाँ की शैली के सम्मेलन से इस शैली का विकास हुआ था, यानी कि पहाड़ी शैली पनपी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मुगल कलाकार थे वो मुगल काल में कलाकारों ने एक दरबारी के अंदर तक ही सीमित रहे थे। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मुगल शैली थी वह एक दरबारी शैली रही थी, यानी कि उनके संरक्षण में जो शासक थे उनकी देखरेख में ही उन्होंने एक चित्रांकन किया था, उनके कहने पर चित्रण किया था। लेकिन जब वो वहाँ से निकल कर आए तो वो एक स्वच्छ हवा और पेड़ पौधों के पर्वतों को खुला हुआ देखकर उन्होंने यहाँ का चित्रण किया था, जो एक अलग ही उत्कृष्टता को दिखाता है, एक चरम उत्कर्ष की ओर ले जाता है पहाड़ी शैली को। पहाड़ी शैली की खोज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैडकॉफ महोदय थे उन्होंने सर्वप्रथम कांगड़ा में इन चित्रों की खोजबीन की थी। इनकी जो खोज की थी वो मैडकॉफ के द्वारा की गई थी, लेकिन
जो दुनिया के सामने प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो आनंद कुमार स्वामी को हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनकी जो एक पुस्तक थी वो राजपूत पेंटिंग्स के माध्यम से सन 1910 में कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को प्रकाशित किया था, जिसकी वजह से विद्वानों को, अन्य जो विद्वान थे उनको, और जो दुनिया यानी कि भारत को, और जो अलग लोग थे उनको यानी पहाड़ी शैली के बारे में जानकारी हुई थी। आनंद कुमार स्वामी के बाद भी कुछ विद्वान हुए थे जिन्होंने पहाड़ी शैली पर अपने कुछ लेख लिखे थे, जिसमें से जो ओसी गांगुली थी, जिन्हें हम अर्धेंद्र चंद्र गांगुली के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सन 1937 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स, प्रकाशित की थी। और जो यानी कि मेहता जेसी फ्रेंच थे, इनके द्वारा सन 1930 में इसकी यानी कि पहाड़ी शैली के जो केंद्र थे उनकी यात्रा की थी, और उनके द्वारा ही यानी कि जो जेसी फ्रेंच थे उनके द्वारा 1931 में, यानी उन्होंने यात्रा जो की थी वो 1930 में की थी, लेकिन इनके ऊपर पहाड़ी शैली के ऊपर सन 1931 में अपना लेख प्रकाशित किया था, जो कि एक हिमालय आर्ट के नाम से था। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है जो कि हिमालय आर्ट है वह किस विद्वान की पुस्तक थी, तो वो जेसी फ्रेंच की थी। नेक्स्ट थी कि 1952 में, यानी कि 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स। उसमें पंजाब की जो कला थी उसके बारे में दुनिया को बताया था। नेक्स्ट यानी कि जो डब्ल्यू.जी. आर्चर थी, उनकी एक और जो पुस्तक रही थी वो थी कांगड़ा पेंटिंग्स के द्वारा पहाड़ी कला की विभिन्न शैलियों पर विद्वानता व विश्लेषण का आत्म अध्ययन किया था, प्रस्तुत किया था, यानी कि दुनिया के बारे में इस शैली को बताया था। नेक्स्ट रहते यानी कि उनके द्वारा जो विद्वान थे उनमें से एम.एस. रंधावा थे, जिन्होंने एन.एस. रंधावा की जो वो रही थी कांगड़ा पेंटिंग्स, वो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी पहाड़ी शैली को लेकर, जिसमें से नेशनल म्यूजियम एंड कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ द भागवत पुराण, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन द लव, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ द गीत गोविंद तथा कांगड़ा रागमाला पेंटिंग्स, इन सभी नामों से एन.एस. रंधावा ने सन 1954 में कांगड़ा पेंटिंग्स वैली, 1956 में कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, कृष्ण लेजेंड, इन सभी नामों से रंधावा ने अनेक कथन लिखे, जिसके बारे में विद्वानों को, अनेक जो विद्वान थे, जितने भी कलाकार हुए थे, उनका ध्यान इसकी ओर गया था, जिससे ये उजागर हुई थी। रंधावा की बात जो हुए थे कालखंडा वाला थे, उन्होंने एक बृहद ग्रंथ लिखा था पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण खोज और सामग्री के बारे में बताया था। सन 1969 में प्रकाशित किशोरी लाल बैद की एक पहाड़ी चित्रकला पुस्तक में इस कला पर विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से विचार किया गया था। पहाड़ी चित्र शैली में वैष्णव धर्म की प्रधानता रही थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहाड़ी शैली थी उसमें जो विषय रहा था वो प्रमुख रहा था, वह कौन सा धर्म था, तो उसमें वैष्णव धर्म प्रधान रहा था, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण के जो चित्र थे वो सर्वाधिक बनाए गए हैं पहाड़ी शैली में। जैसा कि मैंने आपको अभी बनाया कि राधा कृष्ण के रूप जो थे नायक नायिका के चित्रण में, यहाँ की जो धार्मिक एवं प्रेम परिरूप से प्रारूप को साकार करते हैं, यानी कि जो राधा कृष्ण का जो चित्रण हुआ था एक नायक और नायिका के रूप में हुआ था। और जो पहाड़ी शैली थी उसमें अनेक उपशैलियाँ थी, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें बसौली, गुलेर, कांगड़ा, जम्मू, चंबा, मंडी, टहरी, गढ़वाल, ये जो सब शैलियाँ थी ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही आती हैं। इससे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सभी शैलियाँ हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सी शैली पहाड़ी शैली से संबंधित है, तो आप इनके जितने भी नाम है आप अच्छे से रट लेना कि कौन कौन सी शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पहाड़ी चित्रकला थी वह मुख्यतः किस क्षेत्र की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब की थी। पहाड़ी शैली का जो समय था वो कब से कब तक का माना था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो समय माना जाता है वो 1700 से 1900 शताब्दी का माना जाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पहाड़ी शैली में 50,000 पहाड़ी चित्रों की जो संख्या थी वह किसने बताई थी, तो वो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के द्वारा बताई गई थी पहाड़ी शैली के चित्रों की। तो आप ये चीज़ भी जरूर याद रखना, ये जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहाड़ी शैली से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा कि जो पहाड़ी शैली का जो जन्म हुआ था वह कौन सी कला से हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मुगल जो दरबारी कलाकार आए थे वो यहाँ पर आकर रहे थे, और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी जो लोक कला थी उसको सम्मिलित करके उन्होंने लोक कला से ही इस शैली का विकास किया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जो पहाड़ी शैली का जो जन्म था वह किस शैली से हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भारतीय और मुगल शैली से हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनकी शैली यानी कि राजस्थानी और
मुगल शैली के सम्मेलन से इस शैली का जन्म हुआ था, इस शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों से विशेष महत्व मिला था, तो वो पहाड़ी शैली को मिला था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है, तो जो अंडाकार रूप में जो चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मैडकॉप की पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 में दी थी, तो वो कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट है हमारा कि जो पहाड़ी चित्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो वो 50,000 थी, जो कि डोगरा शैली और कांगड़ा शैली की थी, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी जो चित्रों को क्या कहते थे, तो ऋतु संबंधी जो चित्र होते हैं उन्हें 12मासा कहा जाता है। पहाड़ी कला की जो वैधानिक रंग जो योजना थी वह कहाँ की कला से प्रभावित थी, तो वो मुगल कला से संबंधित थी, क्योंकि वो मुगल कला से ही पनपी थी, तो वहाँ की जो कुछ इफेक्ट रहे थे वो उसमें बरकरार रहे थे। नेक्स्ट है कि जो पहाड़ी शैली थी वो कैसी थी, तो पहाड़ी शैली जो थी वह लघु चित्र शैली थी, तो ये चीज़ भी याद रखना। जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। अगर फ्रेंड्स हम कांगड़ा शैली की विशेषता की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख केंद्र रहे थे वह गुलेर, बसौली और कांगड़ा रहे थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पहाड़ी शैली है उसके जो प्रमुख केंद्र रहे थे वो कौन कौन से रहे थे, तो यहाँ के जो केंद्र रहे थे वो गुलेर, बसौली और कांगड़ा प्रमुख रूप से रहे थे। और इस शैली में जो नारियों का जो सुंदर चित्रण किया गया है, यहाँ पर जो नारियों का जो चित्रण किया है वो बहुत ही सुंदर किया गया है। और यहाँ पर यानी कि पहाड़ी समाज धार्मिक प्रवृत्ति का था, जो पहाड़ी शैलियाँ थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और यही कारण है कि यहाँ पर देवी देवताओं का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर यानी कि कौन सी शैली में देवी देवताओं का जो चित्रण है वो विशेष रूप से हुआ है, तो वो कांगड़ा शैली यानी कि पहाड़ी जो शैली है उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर पूरी शैली की बात करें यानी पूरी पहाड़ी शैली की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है वो कांगड़ा शैली के अंतर्गत देवी देवताओं का चित्रण हुआ है, तो चीज़ भी याद रखना। अगर पहाड़ी शैली के चित्रों की बात करें तो उनमें से जो काले दमन नाम से एक चित्र मिलता है जो कि भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, मस्त फकीर नाम से एक चित्र मिलता है वह भी भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, और शिव परिवार के नाम से एक चित्र मिलता है यह भी जो है भारत कला भवन वाराणसी में है, और कमल की नाव पर राधा कृष्ण जो मिलता है यह भी पहाड़ी शैली का ही प्रमुख चित्र है। तो उम्मीद है कि जो आज का वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।